नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि तमाम राज्यों से जुड़ी हुई जो अहम और ज़रूरी खबरें हैं उन्हें हम आपके साथ इस मंच से करें साझा। तो आइए सीधे शुरू करते हैं प्रमुख टॉप लाइन्स के जरिए इस शो को। और सबसे पहले बात अगर हम करें तो बात होगी यहाँ हिमाचल प्रदेश की कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश की जो सियासत है वो इस वक्त गर्म क्यों है, क्योंकि एक बयान को लेकर जो विवादास्पद बोल रहे उसी की वजह से तमाम जो मंत्रीगण हैं उनमें इस वक्त रार है। इस खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ ही अब अगली खबर का अगर रुख किया जाए तो हम हस्तशिल्प परंपराओं का कैसे सम्मान किया जा रहा है, और यहाँ बात होगी एट होम निमंत्रण पत्र जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भेजा जाता है, कैसे उसमें परंपराओं को जीवंत रखा गया है, इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात होगी कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है कैसे लोक सांस्कृतिक महाकुंभ में वो डूबता हुआ नजर आ रहा है पंडुम की वजह से। आखिरकार पंडुम महोत्सव है क्या, इसके बारे में भी आपको देंगे जानकारी। और आखिर में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून की, जहां कनेक्टिविटी और विकास का अनूठा संगम और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का एक बेहतरीन नमूना हम करेंगे आपके सामने पेश। लेकिन सबसे पहले वंदे भारत में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर। तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। मंत्री अपनी टिप्पणियों को लेकर अलग अलग खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के भीतर समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी। मंत्रियों का बयान, निशाने पर अधिकारी, सरकार में ही सियासी संग्राम। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों विकास से ज्यादा चर्चा सरकार के मंत्रियों की आपसी बयानबाजी की हो रही है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के भीतर आपसी समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब सरकार के मंत्री भी अलग अलग खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि यूपी बिहार से आए आईएएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा था कि अधिकारी हिमाचल में अधिकारी बनकर ही रहें, शासक बनने की कोशिश न करें। वहीं इस पूरे विवाद से पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से अधिकारियों पर भड़कते नजर आए थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जिन अधिकारियों का दोहरा चरित्र होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे काम हिमाचल में नहीं चलेंगे। डिप्टी सीएम के इसी बयान के बाद यह पूरा सियासी बवाल खड़ा हुआ था, जिस पर विक्रमादित्य सिंह के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। प्रदेश मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है, और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद राज्य सरकार के भीतर की आपसी फूट सरेआम जनता के सामने आ गई। हालांकि इस बीच प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मंत्रियों के इस आपसी तकरार और बयानबाजी के बीच विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों पर इस तरह की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। कि अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना वो भी मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है। एक तरफ जहां विपक्ष प्रदेश सरकार की आपसी खींचतान को जग जाहिर करते हुए सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों की सरेआम विरोधाभासी बयानबाजी प्रदेश सरकार के भीतर समन्वय और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आखिरकार जिस तरह से आईएएस अफसरों पर जो बयान दिया गया उसे लेकर बवाल किस तरह से मचा। जो बयानबाजी विक्रमादित्य सिंह द्वारा की गई, उन्होंने साफ तौर पर, हम आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए, उन्होंने कहा कि
जनहित से समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और जो जनसेवक हैं, क्योंकि आईएएस को जनसेवक माना जाता है, वो खुद को शासक समझने की भूल ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की प्यार ही जो जनता का प्यार है वो मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि वो टकराव और विवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। धर्म प्रकाश, जिस तरह के विवादास्पद बोल विक्रमादित्य सिंह ने इस वक्त कहे हैं, आखिरकार उससे सियासी उबाल आना तय है, लेकिन किस तरह से वो ये समझाना चाह रहे थे कि जो जनहित है उनका ख्याल नहीं रख पा रही वहां की सरकार? आंचल, विक्रमादित्य का जो बयान है वो सिर्फ एक सामान्य बयान या हिमाचल की राजनीति का एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसमें आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स का जिक्र हुआ है। वो भी नाम लेकर यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स का जिक्र उन्होंने किया है। थोड़ी सी टाइमलाइन अगर हम देखें तो जो पूरा मामला है ये शुरू 11 दिसंबर 2025 से हुआ था, जब जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री है उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सीधे सीधे प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का एक तरह से एक स्टेटमेंट पास किया था। और वो भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भरे मंच से डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि जो हिमाचल में जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी उनको थोड़ा सा हद में रहने की जरूरत है और मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये अपील डिप्टी सीएम काफी गुस्से में करते नजर आए थे। इसी पर विक्रमादित्य ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने डिप्टी सीएम के उस बयान का समर्थन किया। लेकिन विक्रमादित्य यहाँ पर यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स कह गए, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो पूरे एक तरह से राज्य और क्षेत्रवाद के दायरे में आकर खड़ा हो गया। 3 महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मामले में सामने आई है। पहली तो ये कि आईएएस आईपीएस का जो एक पूरा प्रशासनिक ढांचा है, जो व्यवस्था है, वो राष्ट्रीय एकीकृत व्यवस्था है। अब इसमें अगर ये आप कहें कि यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं कर रहे, अब तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर भी। लेकिन हिमाचल में सुर्खियां ये बयान इसलिए बटोर रहा है क्योंकि खुद के सरकार के मंत्री और खुद के कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें एक दूसरे के बयान से अलग थलग नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ और कहते हैं, अनिरुद्ध सिंह पंचायत राज मंत्री कुछ और कहते हैं, फिर रोहित ठाकुर कुछ और कहते हैं। और इस सब पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना एक अलग स्टेटमेंट, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जो कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो किनारा करते नजर आए हैं विक्रमादित्य के स्टेटमेंट से। तो जाहिर तौर पर अंदरूनी खींचतान एक बार फिर इस मामले में सामने जरूर आ रही है। बिल्कुल। और धर्म प्रकाश, जिस तरह से अफसरशाही पर तंज कसा गया, ऐसे में समन्वय के साथ काम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, और खास तौर पर इसका जो एट होम समारोह है, उसका जो आमंत्रण पत्र है, इस बार केवल एक निमंत्रण नहीं बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं का एक जीवंत दस्तावेज है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने इसे विशेष रूप से डिजाइन किया, जिसमें उत्तर पूर्व भारत की विविध सांस्कृतिक कला को दर्शाया गया। यह आमंत्रण उत्तर पूर्व के कारीगरों के समर्पण, उनकी कला रूपों को मान्यता देने का एक सुंदर प्रयास है। आइए जानते हैं इस खास आमंत्रण की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। गणतंत्र दिवस 2026 के एट होम समारोह का यह आमंत्रण पत्र केवल एक निमंत्रण नहीं बल्कि भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं को समर्पित एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इस आमंत्रण को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने डिजाइन किया है। इस आमंत्रण में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की पारंपरिक कलाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है। इस कार्य में उत्तर पूर्व के 350 से अधिक कारीगरों ने एनआईडी की टीम के साथ मिलकर योगदान दिया। बार का थीम जो माननीय राष्ट्रपति भवन की तरफ से आया था, नॉर्थ ईस्ट का थीम, जो अपने उत्तर पूर्वी राज्य में जो 8 राज्य अष्टलक्ष्मी जिसको हम कहते हैं, उनके थीम में हमने किया है। ये एक अनोखा प्रयास माननीय राष्ट्रपति जी के ऑफिस में कि भारत की जो कला संस्कृति और भारत की जो धरोहर है उसको कैसे विश्व पटल में लाया जाए। जी। और इसमें एक आम कारीगर, शिल्पकार जिन्होंने काम किया, ये इतना खूबसूरत इसलिए कि उनको पता है कि ये जो यज्ञ पे उन्होंने अपने आप को आहुति दिया है, इसमें वो जो कार्य कर रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति के लिए। इस किट में बांस का प्रमुख सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है।
आमंत्रण के साथ एक विशेष बांस से बना वॉल हैंगिंग स्क्रॉल भी शामिल है, जो खुलने पर प्रत्येक राज्य की विशिष्ट हस्तकला को प्रदर्शित करता है। इस स्क्रॉल की संरचना पारंपरिक लाइन लूम से प्रेरित है, जिसका उपयोग क्षेत्र में महिलाएं बुनाई के लिए करती हैं। में फॉरेस्ट में उगता है तो वहाँ के लोग जाके वो सोर्स करके फिर उसको वुल के साथ मिला के ये वाली फैब्रिक बनती है। उसके ऊपर ये पर्टिकुलर सिल्क एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये कंचनजंगा माउंटेन का एक रूप है। तो ये लेप्चा कम्युनिटी का एक थॉट प्रोसेस है कि वहाँ पे उनके कंचनजंगा के स्नो से आया हुआ पानी से वो कम्युनिटी बनी हुई है, तो उसका ये एक सिग्निफिकेंस है। इस आमंत्रण किट में सिक्किम की लेपचा नेटल बुनाई, मेघालय की हरी बांस बुनाई, असम का गोगोना वाद्य, त्रिपुरा की बांस और बेंत की आभूषण कला, नागालैंड के रेशेदार वस्त्र, मिजोरम की पुवन चेई और मणिपुर की लुंगपी काली मिट्टी की कला को शामिल किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत यह एट होम आमंत्रण उत्तर पूर्व के अष्टलक्ष्मी राज्यों के कारीगरों को समर्पित है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। तो आपने देखा ये एक अनूठा एट होम निमंत्रण, जहां इसमें हस्तशिल्प का उपहार है, वहीं पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी शिल्प को भी बढ़ावा है। वोकल फॉर लोकल की तस्वीर भी इसमें आपको नजर आई, जिसके वजह से इस अगर पहल की बात की जाए तो कारीगरों को समर्थन मिलता हुआ नजर आता है और जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी झलक भी देखने को मिलती है। और आइए इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं वह अहमदाबाद से जुड़ी हमारी संवाददाता मेघना देव से। मेघना, एट होम का ये जो अनूठा निमंत्रण पत्र है, ये सांस्कृतिक विविधता को तो दर्शाता ही है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को भी सशक्त रूप से पेश करता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, देखिए सितंबर से लेकर अब तक की जो मेहनत है, जो कारीगरों की मेहनत है और उसके साथ ही एनआईडी के जो फैकल्टी की, जो एनआईडी की जो पूरी टीम है अहमदाबाद और बेंगलुरु की, उस टीम ने कई जगहों पर जाकर ये चीजें सोर्स की हैं, यहाँ ये कहाँ पर ये बनती हैं, उन कारीगरों से ऑथेंटिकली इन चीजों को बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए कोई चीज जब हैंडमेड होती है तो उसका एक पर्सनल टच भी होता है, एक इमोशनल वैल्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशंट होता है, तो वो चीज भी बेशक इसमें नजर आती है। और उसके साथ ही चूंकि एक ट्रेडिशनल वीव्स है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर और क्राफ्ट का एक हिस्सा है, तो एक स्टोरी भी बताती है। जिस तरीके से देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क को ट्रिब्यूट पे किया गया है, एक यूनेस्को का अगर हम देखें तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, उसको ट्रिब्यूट है। उसके साथ ही अगर हम मेघालय की बात करें तो वहां पर जिस तरीके का एक नेचुरल बैम्बू फाइबर होता है जो वाटर रेजिस्टेंट होता है नेचुरली, उसका भी एक यहाँ पर एक सैंपल पीस दिया गया है, जो डिजाइन किया गया है इस तरीके से, ताकि उसके बारे में भी पता चले और मेघालय के बारे में भी लोगों को पता चले। उसके अलावा त्रिपुरा की हैंडमेड ज्वेलरी है, बैम्बू का किस तरीके से उपयोग होता है अलग अलग तरीके से, वो भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस इन्विटेशन में दर्शाया गया है। और उसके साथ ही देखिए तकरीबन 350 आर्टिजन्स ने इसके लिए काम किया है। उन सभी आर्टिजन्स का भी ब्यौरा दिया गया है, जिन जिन आर्टिजन्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंच है, उनके लिए भी एक मौका है अपनी कला को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दर्शाने का। और देखिए इतना ही नहीं बल्कि ये इनविटेशन एक, चूंकि हम कल एनआईडी के डायरेक्टर से भी बात कर रहे थे, जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया, उनका ये भी कहना था कि हर स्टेट गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट इस बारे में भी करते हैं कि उनके भी जिस तरीके के इन्विटेशन हो उसमें ऐसा डिजाइन किए जाएं जो कंटेम्प्रेरी तो हो, लेकिन उसके साथ ही उसमें ट्रेडिशन की और जो हैंड वीविंग होती है या हैंडलूम होता है, जो हाथ से जो कारीगर मेहनत करते हैं, उसकी एक टच हो जिससे कि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। और जो हम एक जो फोल्डेबल हैंगिंग देख रहे हैं उस इनविटेशन किट के अंदर, जो एट होम का इनविटेशन किट है उसके अंदर, उसमें खास तौर पर ये इस तरीके से दिया गया है कि इसको चेरिश किया जा सके। ये ऐसा नहीं है, ये सस्टेनेबल है, इसको चेरिश किया जा सकता है। आप हमेशा एक अपने दीवार पर इसको लगा के रख सकते हैं एक याद के तौर पर। तो बहुत ही इसका डेफिनेटली एक सस्टेनेबल क्वोशंट तो है ही, बट उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरीके से हमारे अष्टलक्ष्मी जिन्हें हम कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनकी किस तरह की जो ट्रेडिशनल और पारंपरिक जो कह सकते हैं जो संपदा है, उसको कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया। बिल्कुल, और अष्टलक्ष्मी को भी
यहाँ पर परिभाषित करता हुआ ये एट होम निमंत्रण पत्र नजर आता है और हर हाथ को जो हुनर की परिभाषा है उसमें भी नए अध्याय जुड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त छोड़ से ब्रेक है, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला वंदे भारत में रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? पीएम स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ। इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा और नहीं तो पीएम स्वनिधि योजना के वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। पीएम स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ और बात करते हैं उसकी जनजातीय पहचान को लेकर। लोक संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव बस्तर पंडुम का, जिसे पूरे उत्सव और गरिमा के साथ मनाया जाता है। यह आयोजन बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, रहन सहन, लोक कला, पारंपरिक खान पान, वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य परंपराओं को एक मंच प्रस्तुत करने का अनूठा प्रयास है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ढोल और मांदर की गूंज, पांव की थाप पर थिरकते कदम, रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे कलाकार और उल्लास से भरा जनसमूह। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह है बस्तर पंडुम, बस्तर की आत्मा की धड़कन, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों की 1885 ग्राम पंचायतों से जुड़े 32 जनपद मुख्यालयों में 12 विधाओं पर आधारित भव्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। यहाँ हर कदम पर आदिवासी संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिलती है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, लोक नृत्य, लोकगीत और वाद्य यंत्रों के साथ आज भी उसी ऊर्जा के साथ जीवित हैं। बस्तर पंडुम में खोया गीत गाने, शादी समय जो गाते हैं हम लोग, उसी को यहाँ गा के सुना, नाचे भी हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति को पहले एक खुला मंच नहीं मिलता था, अभी बस्तर पंडुम हो रहा है, उसके थ्रू हम अपनी संस्कृति को आके लोगों को भी दिखा पा रहे हैं। बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर की पहचान है। मुरिया, माणिया, गोंड, हलबा सहित विभिन्न जनजातियों की लोक कला एक ही मंच पर सजीव होती है। यह मंच परंपरा और वर्तमान के बीच एक मजबूत सेतु बन रहा है। गौरतलब है कि पंडुम शब्द का अर्थ होता है उत्सव, और वास्तव में बस्तर पंडुम यहाँ की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक जीवन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह आयोजन जनजातीय विरासत के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त माध्यम बन चुका है। बस्तर पंडुम में शामिल कलाकारों का कहना है कि यह मंच उन्हें अपनी कला दिखाने का अवसर देता है। बस्तर को बचाने के लिए हम इस तरह की कलाकृति को आके दिखा भी सकते हैं, जिससे हमारा बस्तर बच सकता है, जैसे कि हमारा संस्कृति बरकरार रह सकती है। बस्तर पंडुम केवल उत्सव नहीं, यह एक आंदोलन है संस्कृति को सहेजने का, पहचान को जीवित रखने का और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहते हैं कि पंडुम यानी बस्तर की आत्मा, और अगर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं तो पंडुम शब्द का अर्थ ही उत्सव है, जो सामुदायिक जीवन का एक जीवंत प्रतिबिंब आपके सामने पेश करता है। ये जहां जनजातीय विरासत का संरक्षण करता है, वहीं उनके संवर्धन का भी एक सशक्त माध्यम बनकर आपके सामने है। और इसी पर बात करने के लिए रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल। सोमेश, हमने पंडुम से जुड़ी हुई आपकी ये रिपोर्ट देखी, किस तरह से जब हम इसके उत्सव होने की बात करते हैं, कैसे ये सामुदायिक संरक्षता को आगे लेकर जाता है, जहां विरासत भी है और संस्कृति भी। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, अब बस्तर पंडुम 2026 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बस्तर पंडुम का अर्थ होता है एक उत्सव। गोड़ी भाषा में इसे उत्सव के रूप में कहा जाता है। और बस्तर में आपने देखा होगा कि जिस तरह से बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर जो संभाग के 7 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला स्तर पे बस्तर पंडुम की शुरुआत हो रही है। एक उत्सव के रूप में धूमधाम से पूरे बस्तर में मनाया जा रहा है। जो बरसों से आदिवासियों की जो संस्कृति थी, जो उनकी शिक्षा थी, जो उनकी विरासत थी, जो उनकी लोक कला थी, उसको एक संवारने का प्रयास किया जा रहा है और दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बस्तर में आपने देखा होगा बरसों से, जब उस समय जब जो माओवादियों नक्सलियों की जो मौजूदगी होती थी, नक्सलियों की जब वहां पर बारूद की गंध हुआ करती थी, अब लेकिन वही बस्तर पंडुम कर रहा है। बस्तर में जो बारूद की गंध थी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब बस्तर पंडुम की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कहना था कि बस्तर पंडुम में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारी संस्कृति को यहाँ पर संवारने का प्रयास किया गया है, एक मंच दिया गया है। पहले हमारी संस्कृति को इस तरह से नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम देश दुनिया में अपनी संस्कृति को बता रहे हैं। आपने देखा होगा इन तस्वीरों में कि ढोल नगाड़े किस तरह से यहाँ पर बज रहे हैं और बस्तर के आदिवासी किस तरह से वहां पर नृत्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तस्वीर, सुखद तस्वीर, सुंदर तस्वीर बस्तर में देखने को मिल रही है, यह देश दुनिया में ये तस्वीर लोगों को भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है, बस्तर पंडुम से दूर दूर से यहाँ पर जो आदिवासी आए हैं, बस्तर संभाग के 7 जिलों में आयोजन हो रहा है, तो लोगों में, आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, और परंपराओं को सहेजने का एक अनुपम अवसर है पंडुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो ये खबर हमने आपको दिखाई छत्तीसगढ़ से, और अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत देश भर में सड़क नेटवर्क को आधुनिक और सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये वही रास्ता है जहां हर रोज घंटों जाम लगता था। सकरी सड़कें, भारी ट्रैफिक और हादसों का खतरा। पांवटा साहिब से देहरादून तक का यह कॉरिडोर लंबे समय से यात्रियों की परेशानी बना हुआ था। खासकर औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन के दबाव के कारण यहाँ रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए NHAI ने NH7 के तहत पांवटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। आज यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है, जिसका करीब 95% काम पूरा किया जा चुका और जल्द ही यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 2 से 2.5 साल के में हमने इस परियोजना का पूरा कार्य कंप्लीट कर दिया, लगभग कंप्लीट कर दिया 95%। और जो काम कंप्लीट हुआ है उसके ही अभी हमने कमर्शियल ऑपरेशन उसके शुरू किए हैं। 4 लेन हाईवे के बनते ही देहरादून को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी। इस परियोजना तो विकास की तेज रफ्तार, जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क और कनेक्टिविटी का बेजोड़ नमूना ये 4 लेन बनेगा। वहीं हम जब औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, इससे रोजगार और व्यापार के असीम अवसर मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन का अगर जिक्र किया जाए तो गुरुद्वारा पांवटा साहिब जो है वो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में यहाँ पर स्थापित है। वहीं सांस्कृतिक महत्व का अगर जिक्र किया जाए तो ये विरासत के साथ विकास का एक अनूठा संगम है। और इसी पर बात करने के लिए देहरादून से अंकित काला इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, साफ तौर पर समझे तो जहां जाम से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी, वहीं पर्यटन और औद्योगिकरण को भी एक तीव्र गति मिलना तय है इस 4 लेन के हाईवे से।
बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। देखिए केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देहरादून से दिल्ली तक का जो सफर है, जो करीबन 7 से 10 घंटे के बीच का था, उस सफर को आसान करते हुए मात्र 2.5 घंटे में अब हम देहरादून से दिल्ली तक का सफर पूरा कर सकते हैं। और अब करीब करीब पांवटा जो बल्लभपुर का हाईवे है, जिसकी लंबाई बताई जाती है कि 45 किलोमीटर के करीबन की ये पूरी परियोजना थी, जिसको मात्र 2.5 से 3 साल में पूरा कर दिया गया है। ये बताता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से न सिर्फ परियोजनाओं का शिलान्यास करती है बल्कि उसका लोकार्पण भी करती है। और अब इसकी वजह से जो आपने जाम की बात बताई, इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में रखी थी। और अब करीब करीब 95% इस हाईवे का जो परियोजना का कार्य है वो पूरा हो चुका है अंजलि, और बहुत जल्द ही ये जनता को समर्पित होने वाला है। हमने जब कल इस पूरे हाईवे का निरीक्षण किया तो जिस तरीके से पूरी विकास गाथा जो है हमें इस परियोजना में देखने को मिली है, वो अपने आप में सराहनीय है। और आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड में तीर्थाटन बढ़ेगा बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति की आपने अभी जिक्र करा, तो उसमें भी हमें काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा। और फरवरी 2026 तक हमें लगता है कि ये जो शेष जो 5% का जो कार्य है उसको भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारियों को देहरादून से साझा करने के लिए। तो आज के वंदे भारत में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ जो राज्यों के विकास से जुड़ी हुई हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।